हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से हम लोग मिशन एसडीएम मिशन डीएसपी के लिए तैयार हैं। लगातार हम लोग सेशन को ला रहे हैं। मैंने कल बताया था आपको कि ये 15वां सेशन है आज का, 26 जनवरी को। आज रिपब्लिक डे है। सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 से प्रतिवर्ष मना रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। पहले 2 मिनट हम गणतंत्र दिवस के ऊपर दे देते हैं, बाकी तब तक सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग सेशन से लगातार जुड़ जाइए। सभी लोग सेशन से गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। सेशन सब लोग जुड़ जाइए। हम बात करते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस। ऐसा क्या किया गया, क्यों किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो आपको बता दें कि अधिकतम सेशन को शेयर कर दे पहले। गुड इवनिंग रिंकी कुमारी, गुड इवनिंग विजेंद्र जी, गुड इवनिंग संतोष कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। सेशन को शेयर कर दीजिए। थोड़ा इतिहास बता दूं कि भारत ने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की बात की थी 1906 में, लेकिन अंग्रेजों ने 1928 तक भारत को स्वराज नहीं दिया। 6 में मांगा गया, 28 तक नहीं दिया। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। कांग्रेस के लाहौर सेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रावी नदी के किनारे लाहौर में सेशन हुआ था और इस सेशन में 3 निर्णय लिए गए कि बहुत हुई स्वराज की बात, बहुत हुई डोमिनियन स्टेट की बात, अब स्वराज से बात नहीं बनेगा, अब चाहिए पूर्ण स्वराज। तो लाहौर सेशन 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में सेशन हुआ। इसमें पहली बार स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट स्वराज की मांग की गई। साथ ही साथ 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर पहली बार कांग्रेस में तिरंगा फहराया गया। पहली बार पूछा जाए कांग्रेस में तिरंगा कब फहराया गया, रावी नदी के किनारे 1929 में 31 दिसंबर। लेकिन उसी सेशन में निर्णय लिया गया कि अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय भी उसी लाहौर सेशन में 1929 में लिया गया, दिसंबर महीने में। तो उस साल तब जनवरी होगा नहीं, अब जनवरी अगले साल आएगा। तो 26 जनवरी को तो ये अनाउंस हुआ अब हर साल क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया देश में और लगातार 1947 तक ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया, आजादी का वर्ष हम लोग 15 अगस्त को मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाने लगे, तो 26 जनवरी वाला डेट खाली हो गया। 26 जनवरी को आखिर अब क्या मनाए, अब तो स्वराज मिल गया पूर्ण, अब क्या मनाए 26 जनवरी को। स्वतंत्रता तो मिल गई 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाए, तो संविधान सभा ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी को ही हम संविधान को लागू करेंगे। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था, लेकिन जानबूझ के इसे लागू करने का डेट जो रखा गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से यह डेट गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया, ताकि मानना था भारत के लोगों का कि 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे, तो इस डेट को भुलाया न जाए, इस दिवस को भी याद रखा जाए। इसलिए 26 नवंबर को अगर चाहते संविधान सभा के लोग तो संविधान पर हस्ताक्षर कर सकते थे, वो लागू कर सकते थे, लेकिन लागू नहीं किया। 26 जनवरी का वेट किया, अगले साल 1950 में उस दिन लागू किया गया। तो ये पूरा इतिहास रहा है हमारा। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। तो आज गणतंत्र दिवस है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले साल आप एसडीएम डीएसपी बन के अपने ऑफिस में 2022 में तो वैकेंसी है, 2023 या 2024 का जो झंडोत्तोलन हो वो अपने ऑफिस से आप करें, डीएसपी एसडीएम बन के। ये मेरी शुभकामना है। बस लगिए और एक प्रण के साथ लगिए कि कुछ कर गुजरना है,
तकलीफें आएंगी, टेंशन होगा, लोगों का ताना भी मिलेगा, लोग आपके क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपके मजाक भी उड़ाए जाएंगे। ये सब जीवन का सत्य है। तैयारी के दौरान सब कुछ होगा, सच होगा। बहुत कम लोग हैं जिनके साथ नहीं होता, आपके साथ होगा। लेकिन इसको आपको क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, और ये मान के चलना है कि ये होता ही है, इस तैयारी में ऐसा होता ही है। बस हमें मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, और कुछ नहीं करना है। 2024 में सर ने कहा है कि अपने ऑफिस से तिरंगा फहराओ, तो ये हम लोग करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। मशरूम, आज का सेशन साइंस से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इनमें से मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम इनमें से किसका उदाहरण है? चलिए सब लोग आंसर दीजिए। मशरूम इनमें से किसका एग्जाम्पल है? मशरूम किसका एग्जाम्पल है? सभी लोग आंसर करिए। मशरूम का मतलब जो गांव में छाता नहीं देखे, छाता, पुआल या गोबर पर जो सफेद सफेद कलर का छाता के आकार जो छाता आप ओढ़ते हैं, उसी टाइप का व्हाइट व्हाइट कलर का जम जाता है, उसको हम लोग गांव में बोलते हैं छाता। लेकिन अंग्रेजी में उसे बोला जाता है मशरूम। आजकल शहरों में लोग काफी मशरूम खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मशरूम में क्या है भैया, मशरूम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करता है, बॉडी को हमेशा स्वस्थ रहने में मदद करता है। कई बीमारियों का को जड़ से खत्म करने में मशरूम काफी योगदान देता है। तो ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग कहाँ रहते हैं? गांव में नहीं, शहर में। हेल्थ कॉन्शियस लोग की अगर बात करेंगे तो शहर में रहते हैं, और जितने कॉन्शियस ये हैं उतने ही ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। गांव के लोग अपने हेल्थ को लेकर उतना ज्यादा चिंता में नहीं रहते, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। वजह है कि वो नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल पानी पीते हैं, नेचुरल विंड में सांस लेते हैं। और शहर के लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बार बार डॉक्टर से अपनी नब्ज चेक कराएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, पार्कों में जाके 5 घंटा देंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे, तब भी बीमार पड़ेंगे। तब भी शुगर है तो ब्लड प्रेशर है तो ये है तो वो है तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि शहर के लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है, फिर भी बीमार पड़ते हैं। लेकिन गांव के लोग कम है, फिर भी नहीं बीमार पड़ते, क्योंकि उसका कारण है वो नेचुरल है, हर जगह वो नेचुरल है। समझ आ रहा है बात? यहाँ दिखावा ज्यादा है, पिज्जा बर्गर और इनके चीजों के चक्कर में हम ज्यादा घुसते हैं। हम जब होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया स्पाइसी बनाना, स्पाइसी बनाना। तो ये क्या है, 2 बार व्यायाम करोगे, 2 बार एक्सरसाइज करोगे, अब 5 बार स्पाइसी खा लोगे, तो सब व्यायाम बराबर हो गया। तो मशरूम किसका एग्जाम्पल है? जीवाणु का, विषाणु का, कवक का या शैवाल का? इसका सही उत्तर होगा फंगस। कवक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कवक का। आप लोग भी अपने हैबिट को चेंज कीजिए, घर का दाल चावल खाइए, लेकिन बहुत कम कोशिश कीजिए कि रेस्टोरेंट में जाकर स्पाइसी खाना खाया जाए। 2 3 4 5 महीने पर स्पाइसी हो जाए तो बहुत है। किसका एग्जाम्पल है मशरूम? फंगस का एग्जाम्पल है। फंगस, कवक, कवक से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली जो बीमारी है, बिल्कुल सब लोग जो प्रीति जायसवाल बोल रही है, फोटो दिखा रही है, नहीं खाना है, इन चीजों को छोड़ देना है और लगातार मेहनत करना है। यदि आपको मेहनत करना है, लगातार सरवाइव करना है, देश की सेवा करना है, तो आपको नेचुरल बने रहना पड़ेगा। कवक से होने वाली बीमारी, दाद, खाज, खुजली, गंजापन। दाद, खाज, खुजली और गंजापन ये कवक से होने वाली बीमारी है, फंगस से होने वाली बीमारी है। दाद, खाज, खुजली और गंजापन। लेकिन कुछ कवक ऐसे हैं जिसको खाते हैं, जैसे मशरूम को हम लोग खाते हैं। क्लियर है? जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो जीवाणु से होती है कौन कौन सी? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। इससे होती है कॉलरा, निमोनिया, सिफिलिस, लिप्रोसी, प्लेग, गनोरिया, डायरिया, डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड हुपिंग कफ, काली खांसी। विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है? वायरस से इसका होता है एड्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, खसरा यानी मीजल्स, चेचक और इन्फ्लुएंजा। ये किससे होता है? वायरस से। कवक से दाद, खाज, खुजली और गंजापन। क्लियर है? और आप जानते हैं कि फंगस, फंगस और एल्गी ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सौहार्दता का संबंध बनाते हैं। इसी को बोला जाता है लाइकेन, इसी को बोला जाता है लाइकेन। इन दोनों का आपस में मुलाकात को ही क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। लाइकेन, लाइकेन बनता है कवक और शैवाल के मिलने से बनता है लाइकेन। और लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन क्या है भाई?
एयर पॉल्यूशन को सूचना देता है। अगर लाइकेन बहुत भारी मात्रा में कम हो गया, इसका मतलब हवा प्रदूषित हो गई है। तो लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन वायु प्रदूषण के इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट इन गिवन कंट्री, इन कंट्री में सबसे बड़ा कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें सबसे बड़ा कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर सब लोग दीजिए। सब लोग को आंसर करना है और सेशन शेयर कर दीजिए। सेशन को मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उन सबको मैसेज लिंक भेज दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप्स और फेसबुक पर भी लिंक को पोस्ट कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो आज ये सेशन 15वां सेशन है। कल से हम लोग इसी समय पर करंट अफेयर का सेशन लेकर आएंगे। कल से आपके करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत होने जा रही है। आज तक हम लोग चल रहे हैं क्या? आज तक हम लोग लेके चल रहे हैं 50-50 क्वेश्चन का सीरीज। कल से करंट अफेयर 10 से 15 या 20 दिन लगातार हम करंट अफेयर की सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आपको एक साल का करंट हम कवर करवा दें। इसी चैनल के माध्यम से एक साल के करंट को हम फोकस करेंगे। हम लोग एक साल का करंट आपके लिए तैयार करेंगे। लगातार 15, 20, 25 दिन में कोशिश करेंगे कि पूरी करंट आपकी खत्म करा दी जाए। फिर से दोबारा इसी सीरीज को फिर लाएंगे। ऐसा नहीं कि सीरीज खत्म हो गया, ये सीरीज आज करेंगे और कल से इसी टाइम पे आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज आएगा। तो सेशन को लगातार लोगों को शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों को सेशन से जोड़ लीजिए। तो चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें ब्राजील ब्राजील का जो है, ब्राजील इनमें से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? ब्राजील। अगर आप देखें तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है रक्कूबाई। इसका एक ट्रिक है भाई, रक्कूबाई। सी आर डबल सी यू बी ए आई। नोट कर लो ट्रिक, ये ट्रिक है भाई, रक्कूबाई। रक्कू भाई एक ट्रिक है। सबसे बड़ा रसिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ये ट्रिक है भाई। एरिया के हिसाब से क्रम से सबसे बड़ा एरिया वाला देश कौन है? रूस। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है भैया? तो कनाडा। इसको CAN कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। रक्कू भाई, भाई चाइना है, CHI कर देता हूं इसको। तो भैया सबसे बड़ा रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील। ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से 5वें नंबर पर है। नोट कर लीजिएगा, ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से 5वें नंबर पे है। उसके बाद 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है भैया? भारत। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई? तो ब्राजील सबसे बड़ा। इनमें से सबसे बड़ा ब्राजील है, लेकिन वैसे सबसे बड़ा है रूस। स्ट्रिक को नोट कर लो, रक्कू भाई। स्ट्रिक को नोट करो, RCCU, रक्कू। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से किस नंबर पे है भाई? तो ये 5वें नंबर पे है। नोट कर लेते हैं। आगे आते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो सीसी मक्खी, TSE सीसी मक्खी के काटने से होता है? सीसी मक्खी का स्पेलिंग क्या होता है? TSE TSE, सीसी मक्खी, सी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। सीसी मक्खी के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, फाइलेरिया, मलेरिया,
फैलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और खुजली सीसी मक्खी के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी से उत्तर दीजिए सब लोग उत्तर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। मिशन एसडीएम, इस बार नहीं तो कभी नहीं, रात दिन जो भी करना पड़े अपने लिए मैं क्या बोल रहा हूं, अपने लिए जो भी करना पड़े वो करिए। अपने लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात ध्यान रखो, जीवन में, लाइफ में एक बहुत बड़ी बात याद रखो, जीवन में अपने लिए करो। इसका एक फायदा ये होता है कि जिस दिन आप स्टार बनोगे उस दिन जो भी आपको इग्नोर कर रहा था या जिसको आपने इग्नोर किया वो सब आपके साथ हो जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं रहता, सब आपके दोस्त हो जाते हैं। एक बार एक बार अपने लिए करके सेलेक्ट तो हो जाओ, दुनिया आपके पीछे भागने लगती है। दुनिया को अगर अपने उंगली पर पीछे भगाना है तो एकमात्र उपाय है अपने लिए काम करना। सिर्फ अपने लिए काम करो, दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे चलती है। इसलिए अपने लिए काम करना कोई बुरी बात भी नहीं है। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना भला कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? चलिए, तो भाई इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा, इनमें सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, हाँ बिल्कुल, एक दिन क्या, बहुत जल्द कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, हम जल्दी कामयाब होंगे। 2022 से 23 के बीच में आप लोग एसडीएम और डीएसपी बन रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्लीपिंग सिकनेस, आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, इतना आसानी से एसडीएम डीएसपी बनते हैं? बनता तो इंसान ही नहीं भाई, बनता कौन है? आपके जैसा स्टूडेंट ही बनता है, आपके जैसा इंसान ही बनता है। अपने आप को कम क्यों मान रहे हैं? अपने आप को कम नहीं मानना है, अपने आप को कम नहीं मानना है। आप बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। इंसान जो चाहेगा वो बन जाएगा, लेकिन चाहना का मतलब समझते हैं आप? चाहने का मतलब शिद्दत से चाहना, दिल से चाहना। चाहने का मतलब कुछ भी कर देना उसके लिए, इसी को बोलते हैं चाहना। तो चाहिए, कुछ भी करने वाले लेवल पर अगर चाह लीजिएगा तो आपका रिजल्ट ना हो, ये ईश्वर भी नहीं रोकता है इस चीज को। तो स्लीपिंग सिकनेस होता है भैया सीसी मक्खी के काटने से, ये प्रोटोजोअल डिजीज है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। क्लियर है? मलेरिया जो है ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, और ये होता है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। खुजली की बात करें तो ये बताया हूं, दाद खाज खुजली और गंजापन ये होता है फंगस से। क्लियर है? आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? शरीर में पानी को पानी को नियंत्रित करने वाला शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला कौन है हार्मोन? जल्दी बताइए। एलटीएच, एसटीएच, बिल्कुल बिल्कुल विपिन कुमार जी मिलना होगा। क्वेश्चन दिखे अच्छा, ठीक है अनीता, मैं कोशिश करूंगा कि और इसको बोल्ड किया जाए, इस फॉन्ट को और बोल्ड किया जाए और बेहतर किया जाए, आपको दिखाई दे। तत्काल आंसर कीजिए, शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? एलटीएच, एसटीएच, जीटीएच, एडीएच, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी बताओ। शरीर में वाटर को, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, वाटर को बैलेंस करने वाला कौन सा हार्मोन है? एलटीएच, एसटीएच, जीटीएच, एडीएच। मैं बता दूं कि सारे हार्मोन जो मैंने लिखे हैं ये सब के सब हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिक्चर क्वालिटी ठीक है, थोड़ी सी ब्लर है क्या भैया? कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा होगा, कुछ प्रश्न में ऐसा लग रहा हो, बाकी तो ठीक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? एलटीएच, एसटीएच, जीटीएच, एडीएच। जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी के सभी लिख लो। ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ये सभी के सभी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन, इस सभी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, कौन सा हार्मोन जो है वो शरीर में पानी को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा एडीएच। सही उत्तर होगा एडीएच। एडीएच का मतलब क्या होता है भाई? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मतलब एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, बिल्कुल सही।
चलिए भाई जल्दी से करो। शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एडीएच। क्या होगा भैया? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ये पानी को नियंत्रित करता है। जीटीएच, ये एक तरह से जो महिलाएं हैं ये उनमें जो चेंज होते हैं सेक्सुअल चेंजेज उसके लिए जिम्मेवार होता है। एसटीएच, ये है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इससे क्या होता है? बॉडी का विकास होता है। शरीर आप बौना हो जाएंगे या फिर बहुत लंबे हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है एसटीएच हार्मोन के ऊपर। एलटीएच, महिलाओं में दूध के प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में दूध की उत्पत्ति के लिए एलटीएच हार्मोन जिम्मेवार होता है। क्लियर है? सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लगातार आज रिपब्लिक डे सेशन के साथ सभी लोग जुड़िए। आज का सेशन है रिपब्लिक डे सेशन, रिपब्लिक डे सेशन और माई 15th सेशन। लगातार सेशन से जुड़े रहे। कल से इसी समय करंट अफेयर का सेशन आने जा रहा है, इसी वक्त हम लोग कल से करंट अफेयर के सेशन लेकर आने जा रहे हैं। तो लगातार सेशन से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, मैक्सिमम शेयर करते रहिए और लाइक बटन जरूर दबा दे सेशन अच्छा लग रहा हो तो। चलिए, प्लेटलेट्स किसका हिस्सा होता है? अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स किसका हिस्सा होता है? ब्लड का, पीत रस का, लार का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। किसका हिस्सा होता है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स किसका हिस्सा होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। ब्लड यानी खून का, पीत रस का, लार का, किसका हिस्सा होता है प्लेटलेट्स? आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स ब्लड के 3 पार्ट, इस हिस्सा होता है ब्लड का। ब्लड का हिस्सा होता है, ब्लड के 3 पार्ट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड का कितना भाग होता है? 3 भाग, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल में होमोग्लोबिन मिलता है जो बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए जिम्मेवार होता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मिलता है जो आयरन की कमी से उसकी कमी हो जाती है, आयरन की बढ़ोतरी से बढ़ता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः आयरन उसमें पाया जाता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कमी होने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का ठीक से संचार नहीं हो पाएगा। यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है, क्या काम है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो होता है रेड ब्लड सेल के माध्यम से। व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी को रोग प्रतिरक्षी क्षमता यानी यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस पावर देता है। बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंस पावर कौन देता है? व्हाइट ब्लड सेल। अगर व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो उसी को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं भैया, जब जब शरीर के अंदर हमारा बॉडी जब गर्म होता है, बुखार आता है शरीर को, तो उस समय प्लेटलेट्स एकाएक डाउन कर जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, पूछा जाए कि ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है? इसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। रेड ब्लड सेल का काम बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसफर, और व्हाइट ब्लड सेल का काम शरीर को रोगों से बचाना। ये तीनों बातें याद रखिएगा आप लोग। ब्लड कैंसर, जब व्हाइट ब्लड सेल की संख्या बढ़ने लगे तो इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसके इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। कहाँ के जंगलों को सेलवा कहा जाता है? किस प्रकार के जंगल और कहाँ के जंगल को सेलवा के नाम से जानते हैं? सेलवा, सेलवा एक लत्तर होता है, एक क्लाइंबर्स होता है। आप बरसात के दिनों में देखते होंगे कई प्रकार के सब्जियों का लत्तर होता है जो हमारे छत पर और छप्पर पर चढ़ा रहता है। ये जो लत्तर होता है उसको अंग्रेजी में क्लाइंबर्स कहते हैं। एक जंगल है जहां पर इसी प्रकार के सेलवा नाम के लत्तर पाया जाता है। इसी प्रकार के सेलवा नाम का लत्तर पाया जाता है उस जंगल में। तो पूछ रहा है कि सेलवा के नाम से किस जंगल को जाना जाता है? किस जंगल को सेलवा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा अमेजन नदी बेसिन के जंगलों को। अमेजन नदी बेसिन के जंगलों को सेलवा कहा जाता है। अमेजन नदी बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है, विषुवत-रेखीय प्रदेश में पड़ता है। एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक इतनी गर्मी कि आप पेंट ब्लैक काले हो जाएंगे, आपकी चमड़ी जल जाएगा। और 2 से 4 इतनी वर्षा के पानी में बह जाएंगे। तो अमेजन नदी बेसिन में बहुत अधिक बारिश होती है डेली, पूरे साल। अब पूरे साल गर्मी पड़ता है, ठंडी का कोई मौसम नहीं होता। और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़े और जहां बहुत ज्यादा बरसात हो वहां जानते हैं कि पेड़ पौधे बहुत अधिक मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? अमेजन नदी के जंगलों में। वहां के जंगलों में एक लत्तर पाया जाता है जो इन पेड़ों पर चढ़ा रहता है, इसीलिए वहां के जंगलों को सेलवा कहा जाता है। अमेजन नदी में दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता भी अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है, इसीलिए इसे लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जंगल होने के कारण इसे
लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, विश्व धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन नदी बेसिन को। अमेजन नदी बेसिन में ही दुनिया का सबसे लंबा स्नैक जिसका नाम है एनाकोंडा वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की मुद्रा, किसी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, किसी देश के मुद्रा के अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन का मतलब उसके वैल्यू डिवैल्यू होता है, मतलब वैल्यू गिर जाता है, तो इनमें से क्या फर्क पड़ता है? किसी देश के मुद्रा में मुद्रा का मूल्य घट जाए तो क्या होगा? आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। जल्दी से आंसर कीजिए। आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, आयात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक, कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी बताइए। अगर किसी देश की करेंसी जैसे भारत में रुपया है, इसकी वैल्यू गिर जाती है, डॉलर के मुकाबले काफी कम हो जाती है, मान लीजिए भी मान लो 70 रुपीज इक्वल टू $1, ये हो जाए 90 रुपीज इक्वल टू $1, तो इसी को बोलते हैं रुपया की वैल्यू गिर जाना। पहले 70 रुपए में ही $1 मिलता था, अब 90 रुपए में मिल रहा है मान लो, तो क्या हो गया? रुपये की वैल्यू डिवैल्यू हो गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुपया का मुद्रा का मूल्य अगर गिर जाए तो इनमें से क्या बढ़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। आयात बढ़ जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे निर्यात बढ़ जाएगा। भाई निर्यात बढ़ जाएगा, इसका सही उत्तर होगा निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भाई। क्यों बढ़ेगा? अभी सर इसको क्यों बढ़ेगा बताइए। देखो भाई रुपया बढ़ गया, थोड़ा समझ लो बात को, यहीं पर समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कि 70 रुपीज में $1 था, मान लो 70 रुपीज में $1, ठीक है। अब कोई अमेरिका का व्यक्ति इंडिया में सामान खरीदने आ रहा है, $1 देगा तो कितने रुपए का सामान उसको मिलेगा? 70 रुपए का, ठीक। अब सुनिए, लेकिन अगर रुपया का वैल्यू 90 हो जाए, मतलब कि $1 में 70 मिलता था तो $1 में 90 मिलने लगे, रुपया का वैल्यू गिर जाए, तो पहले वो $1 खर्च करके 70 रुपए का सामान ले जाता था, अब वही $1 खरीद के वो 90 रुपए का सामान ले जाएगा। मतलब उसके लिए तो सस्ता पड़ा ना जी। अमेरिका के लोगों के लिए क्या हो गया? माल सस्ता हो गया, तो क्या होगा? वो ज्यादा मोटिवेट होगा और खरीदेगा भारत से माल, तो भारत का निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर भारत को खरीदना होगा, अमेरिका में जाए कोई सामान, तो पहले 70 रुपया दे के $1 का सामान लाता था, अब 90 रुपया दे के $1 का सामान ले आएगा भारत खरीद के। आयात माने खरीदना होता है, ले आएगा। तो बताओ कि 70 रुपया से महंगा ना हो गया अब हमारे लिए अमेरिका का सामान महंगा हो गया और अमेरिका के लिए भारत का सामान सस्ता हो गया, तो निर्यात न बढ़ेगा यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन होने से निर्यात बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बाजार में मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के लिए इनमें से किस नीति का परिवर्तन करना होता है? बाजार में अगर मान लीजिए कि मुद्रा को बढ़ाना है, मुद्रा के फ्लो को, करेंसी के फ्लो को बढ़ाना है, बाजार में पैसे को बढ़ाना है, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी पॉलिसी लाना होगा, कौन सी पॉलिसी में परिवर्तन करना होगा? पूंजी नीति, मुद्रा नीति, वित्त नीति, राजकोषीय नीति, कौन सी नीति है? अंग्रेजी में कैपिटल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, किस पॉलिसी को चेंज करना होगा यदि हमें करेंसी फ्लो को बढ़ाना है? करेंसी टू इंक्रीज करेंसी फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज चेंज्ड, किस पॉलिसी को चेंज करेंगे भाई तो हमें मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा? बाजार में पूंजी नीति, मुद्रा नीति, वित्त नीति, राजकोषीय नीति। सभी लोग जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, लोगों को जोड़ते भी रहिए। बेहतरीन सेशन होने वाला है, रिपब्लिक डे स्पेशल सेशन फॉर यू। चलिए इसका सही उत्तर होगा मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, बैंक रेट, बेस रेट, कई प्रकार के रेट होता है बैंक से संबंधित। उन रेट्स को बताने वाला, जारी करने वाला जो एजेंसी है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट प्रत्येक 3 महीने पर, प्रत्येक तिमाही पर इसे जारी किया जाता है। इन सभी रेट्स को, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। इसके तहत अगर किसी बैंक को, अगर किसी केंद्रीय बैंक को, कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेना है तो उसे किस रेट पर मिलेगा? जिस रेट पर उसे मिलेगा कर्जा RBI से, उसे बोलते हैं रेपो रेट। आप जानते हैं बैंकों का बैंक कौन होता है? RBI। बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक RBI। तो बैंक को अगर कर्जा लेना, हमको कर्जा लेना हो तो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो कहा जाएगा, वो जाएगा कहाँ भाई? वो जाएगा
आरबीआई में। तो आरबीआई जिस रेट से अन्य बैंकों को कर्ज देती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बैंक अपना पैसा जमा करना चाहता है, कहां जमा करेगा? आरबीआई में। तो आरबीआई जिस जो सूद देगा अन्य बैंकों को, अपने यहां पैसा रखेगा उसके बदले, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और एमएसएफ और बैंक रेट, ये तीनों क्या है? आरबीआई देती है अन्य बैंकों को कर्ज। अगर अगर वो लॉन्ग टर्म के रूप में देती है तो बैंक रेट पर देगी कर्जा। अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए देती है तो रेपो रेट पर देगी। और ओवरनाइट लोन, एक रात के लिए अगर कर्जा देती है, एक रात से लेकर 14 दिन तक, तो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर देगा। क्लियर है? तो ये सब रेट है। इन सभी रेट्स को बढ़ाने घटाने से मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ता है और घटता है। क्लियर है? इस पर एक पूरी क्लास लूंगा तो बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आइए, अगली क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? किताब का नाम दिया है वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड किन्स। सभी लोग उत्तर दीजिए जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? मार्शल, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड किन्स। किसकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। किसकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन? बिल्कुल सही आप लोग उत्तर कर रहे हैं, बहुत होनहार, बहुत ही जानदार आंसर आपने किया है। एडम स्मिथ, ये अमेरिका के रहने वाले थे। आप जानते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जनक, एडम स्मिथ है कम्युनिस्ट इकोनॉमी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड किन्स हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटल इकोनॉमी को दिया एडम स्मिथ ने, इसको अपनाने वाला पहला देश था अमेरिका। साम्यवादी यानी कैपिटलिस्ट यानी यानी कम्युनिस्ट इकोनॉमी को देने वाले थे कार्ल मार्क्स, इसको अपनाने वाला पहला देश था रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी को देने वाले थे जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी, इसको अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस। जॉन मेनार्ड किन्स जो थे, उन्होंने पहली बार बेरोजगारी की परिभाषा दी थी। जॉन मेनार्ड किन्स ने जो बेरोजगारी की परिभाषा पहली बार दी थी, उनके किताब का नाम था इंटरेस्ट एंड मनी। जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक का नाम था इंटरेस्ट एंड मनी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एडम स्मिथ का किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीनों नाम है आपको। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के हैं, जॉन मेनार्ड किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था के हैं। इनके किताब का नाम है इंटरेस्ट एंड मनी, इनका है दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनका है द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चलिए सब लोग जुड़े रहिए, मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए अंतिम तक। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 50 प्रश्न बेहतरीन है, लास्ट तक सेशन से जुड़े रहें, अधिकतम लोगों तक सेशन को शेयर कर दें। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दें, लाइक बटन दबा दें। चलिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया केम इन 1995, 1948, 1958, 1965। बताइए किस वर्ष लाया गया? भारत की पहली औद्योगिक नीति 1958। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई थी? 1948 में। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी तरह से लगातार आंसर करते रहिए। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1998, 1999, 2004, 2005? बताइए जल्दी से। किसान क्रेडिट कार्ड प्लान लॉन्च्ड इन विच ईयर? बताइए 1998, 1999, 2004? केसीसी कब लॉन्च किया गया? 1998, 1999? सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। 1999 is a year in which किसान क्रेडिट कार्ड इज लॉन्च्ड।
तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में आया। लेकिन सुन लो, किसान क्रेडिट कार्ड जैसा ही एक योजना है किसान कॉल सेंटर, उसको भी केसीसी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में, लेकिन किसान कॉल सेंटर की बात करें तो 2004 में। दोनों केसीसी है, ध्यान रखना। किसान क्रेडिट कार्ड भी केसीसी है और किसान कॉल सेंटर भी केसीसी है। अगर कॉल सेंटर की बात करें तो 2004 में, और क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो 1999 में। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट आइए, इस बार के बजट में सरकार के द्वारा, इस बार के बजट में गवर्नमेंट के द्वारा 3 चीजों पर फोकस किया जाना है। इस बार का बजट ध्यान रखो, 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है बजट सेशन। इस बार का बजट जो 1 फरवरी को आएगा, उसमें 3 बातों को फोकस करने जा रही है सरकार। पहला स्टार्टअप इंडिया, दूसरा एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज ई पंचायत। ई पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत से पूरे देश के पंचायत को जोड़ना है, ताकि पंचायती राज में होने वाले भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके, दूर किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के नाम से पहले भी बहुत सारे राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक पंचायत चल रहा था। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था पंचलेखा। नोट कर लेना, छत्तीसगढ़ में पंचलेखा योजना। उसी के तर्ज पर भारत सरकार अब पूरे भारत के सभी पंचायतों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ने का, डिजिटली बनाने का फैसला लिया है। इस बार के बजट में ई पंचायत, स्टार्टअप इंडिया एंड एवरग्रीन रेवोल्यूशन की चर्चा होगी। पहले से ही आपको बता दिया मैंने। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को किया गया था। इसी के एवज में इस साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को हर साल मनाने की घोषणा की है। इसी साल 2022 में ही घोषणा हुआ है कि 16 जनवरी को हर साल हम नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाएंगे। ये नया करंट अफेयर नोट कर लीजिएगा। और कल से हम लोग करंट अफेयर की सेशन, इसी समय हम लोग कल से करंट अफेयर की सेशन शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग लगातार सेशन से जुड़े रहे, सेशन से बने रहे, ताकि आपके बेहतरीन करंट आपको मिल सके। लगातार हमारी कोशिश है कि हर सेक्टर में आपको मदद किया जाए, हेल्प किया जाए, ताकि किसी भी कीमत पर हमसे जुड़ने वाले बच्चे का रिजल्ट न रुके। चलो भाई जल्दी से चलते हम लोग। इसका सही उत्तर क्या है भैया? रोजगार को लेकर महात्मा गांधी गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लाया गया? महात्मा गांधी, देखो अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे, हालांकि ये योजना 2006 में लाया गया। कब लाया गया? 2006 में इस योजना को लाया गया। लेकिन जो मनरेगा बना वो 2009 में बना। मनरेगा कब बना? मनरेगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब आया? 2006 में आया। लेकिन इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कब हुआ? 2009 में। इसका 2006 2009 दोनों सही हो सकता है, इसलिए इसका सही होगा इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक। 2006 में 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू हुआ, शुरुआत में 200 जिलों में, भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन 2008 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, इसलिए इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा हो गया। इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया 2009 में। इसका इनमें से एक से अधिक आंसर आप कर लीजिएगा। आगे आते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? भारत में पहली बार साम्यवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुआ पहली बार किस राज्य में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एंड पश्चिम बंगाल। किस राज्य में पहली बार? किस राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट रूल की शुरुआत हुआ? किस राज्य में पहली बार? बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, केरला। पहली बार कम्युनिस्ट, देखो आपका कहना सही है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन पहली बार पूछ रहा है तो पहली बार केरल में ही 1967 में। नोट कर लो, 1967 में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। 1967 में केरला पहला राज्य था जहां साम्यवादी सरकार बनी थी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से एक रीत कौन सा, रीत मतलब तरीका, इनमें से एक तरीका कौन सा है जो कार्यवाही को लंबित होने की दशा में लागू होता है? कौन सा कार्यवाही, अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य लंबित है, तो इनमें से कौन सा तरीका लागू करती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन से रीट जारी करते? रीट का नाम है ये। रीट कौन सा रीट है जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करती है यदि कार्यवाही
लंबित है तो परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अगर कार्यवाही लंबित है तो उसको शुरू करवाने के लिए इनमें से कौन सा रीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करेगा? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? इसका सही उत्तर होगा परमादेश। आदेश देगा अपने अपने अंडर कोर्ट को, क्या भाई आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को आदेश देगा कि इस कार्य को प्रारंभ करवाया जाए, इसको शुरू करवाया जाए, तो आंसर होगा परमादेश। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्यवाही जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट को लगता है कि जिला कोर्ट इस फैसला को सुनने में सक्षम नहीं है, तो उस केस को अपने यहां मंगवा लेगा, उसी को बोलते हैं उत्प्रेषण। इन लोअर कोर्ट के मैटर को अगर यदि अपर कोर्ट अपने यहां मंगवाता है तो उसे बोलते हैं उत्प्रेषण रीट। किसी काम को करने से मना किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रतिषेध। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपने पावर से अधिक कार्य करता है तो ये अधिकार परीक्षा रीट के तहत जारी करके पूछती है सुप्रीम कोर्ट कि आप किस अधिकार से, किस पावर से काम को कर दिए। तो इस तरह से 4 रीट हो गया, एक रीट और बच गया, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नोट ही कर लो इसको भाई, 4 तो ही गया। और 5वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसमें है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के, यदि आपको कोई बंदी बना लिया है, यानी पुलिस के द्वारा, थाना के द्वारा यदि आपको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा, थाने में नहीं रखना होगा। 24 घंटे के अंदर अगर पेश नहीं करते तो कारण बताना होगा कोर्ट में जाकर कि आपने क्यों इसको अरेस्ट किया लेकिन प्रस्तुत नहीं किया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 22 में भी है और अनुच्छेद 32 में सारे के सारे रीट हैं। तो 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन अगर पूछा जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण स्पेशली किसमें है, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 22 में है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आप जानते हैं कि 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में 1976 में एक बार संशोधन किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है जिसके तहत 42वां संशोधन किया गया और उसके तहत 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तो पूछ रहा है ये कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? पंथ निरपेक्ष शब्द के लिए कौन सी आर्टिकल है? जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल सही है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष जो है अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष है। और समाजवाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, इसके अलावा अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, ये सब जहां जहां भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है वो सब समाजवाद के अंदर आएगा। इसके अलावा अखंडता, इंटीग्रिटी, देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश की अखंडता का ध्यान रखें। अनुच्छेद 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया है। सारी बातों को नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 42 नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की व्यवस्था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 25 क्या होगा भाई? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 यह है जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, निजता, राइट टू प्राइवेसी भी अनुच्छेद 21 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का अधिकार, आपकी बातों को गुप्त रखा जाएगा, कोई उजागर नहीं करेगा, यह भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 में आता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? कौन सी ऐसी समिति है इनमें से जिसमें राज्यसभा यानी अपर हाउस का कोई मेंबर नहीं होता? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आकलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए। पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, आकलन समिति या प्राकलन समिति, इसको एस्टिमेट कमिटी भी कहते हैं, सरकार की आश्वासन समिति। बताइए इनमें से किसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता? केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति में क्या होता है? 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, इसमें राज्यसभा के मेंबर होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में जब ये बना था उस समय 15 मेंबर होते थे। जब बना था यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जब फॉर्म हुआ था उसमें 15 मेंबर थे, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। लेकिन इसकी संख्या भी अब 21 कर दिया गया, इसकी संख्या 21 कर दिया गया।
यानी कितना, 21 नहीं 22 कर दिया गया, इनकी संख्या भी 22 कर दिया गया। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, दोनों में 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। आकलन समिति इसका सही उत्तर होगा। आकलन समिति या इसी को बोलते हैं पराकलन समिति, इसी को बोलते हैं एस्टिमेट कमिटी। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, सब के सब लोकसभा के होते हैं। इसमें सब के सब लोकसभा के मेंबर होते हैं आकलन समिति में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर का इनमें से क्या कर्तव्य है? इनमें से व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष। इनमें से जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका कार्य क्या होता है? आप जानते हैं कि प्रत्येक लोकसभा जब गठित होता है, नया लोकसभा जब बनता है, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो सांसद जीत कर आए हैं, नए लोकसभा में जो एमपी जीत कर आए हैं, उनमें से वरिष्ठ या सीनियर मोस्ट को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। इनमें से इसका क्या कर्तव्य है? स्पीकर की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्पीकर के आदेश पर स्पीकर के रूप में कार्य करना, सदन का निगरानी करना। जल्दी बताओ इसका काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। सीनियर मोस्ट सांसद का नियुक्ति होता है। तो बताइए कि इनका कार्य क्या है? सभी लोग जुड़िए जल्दी से और सब लोग आंसर कीजिए। हम लगातार आपके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। बस उस दिन तक, उस दिन का इंतजार होगा जिस दिन आप एसडीएम और डीएसपी बनकर हमारे सामने आएंगे और एक बार कहेंगे कि सर हो गया मेरा, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, सबसे बड़ा अवार्ड होगा मेरे लिए। बस मेहनत करते रहेंगे, आप भी लगातार जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के सिवा और कोई विकल्प भी नहीं है। तो सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। सदस्यों को शपथ, आप जानते हैं कि जैसे ही लोकसभा भंग होता है, सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त मतलब स्पीकर का भी पद समाप्त हो जाता है। जब नया लोकसभा बनता है तो सीनियर मोस्ट एमपी को राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। उसके बाद वही प्रोटेम स्पीकर सभी स्पीकर को शपथ दिलाता है। और सभी स्पीकर जब शपथ ले लेते हैं तो उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है स्पीकर, और एक व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। लेकिन याद रहे 10वीं लोकसभा तक इनका चुनाव होता था। 10th लोकसभा जो थी वहां तक इनका चुनाव होता था। 11th लोकसभा से नियम बना दिया गया, नियम तो नहीं बनाया गया, परंपरा बनाई गई कि जो स्पीकर होगा वो होगा रूलिंग पार्टी से जिसका बहुमत है, और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन से होगा। ये नियम बना दिया गया 2000 नहीं, 11वीं लोकसभा 11th लोकसभा से ये नियम बनाया गया कि स्पीकर होगा सत्ता पक्ष से यानी कि रूलिंग पार्टी से, और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो होगा अपोजिशन पार्टी से। ये बातें आप लोग नोट करिएगा। वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला है जो कोटा से सांसद हैं, लेकिन अभी लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम इनमें से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जो मनरेगा कार्यक्रम को सपोर्ट करता? अच्छा, इसमें तीनों ऑप्शन 45, 45, 45 डल गया है। अच्छा, इसको आप लोग ऐसा करिए, मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। इसको कर लीजिए आप 45, इसको कर लीजिए आप 42, इसको कर लीजिए आप 43। अब आंसर कीजिए आप। अब इसका आंसर आप लोग करिए। जिसको 43 कर ले आप, 43 कर ले। इसको कट कर देते हैं, अभी कट कर देते हैं इसको। चलो बताओ, अब आंसर करो। इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर करिए। मनरेगा कार्यक्रम इनमें से किसके अंतर्गत आता है? मनरेगा कार्यक्रम इनमें से किसके अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी से। और आर्टिकल 45, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 50, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह लगातार अंत तक जुड़े रहना है, लगातार जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक बटन दबा दें ताकि अधिकतम लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। 42, 43, 45, 50 इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 43। 43 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 43 के तहत ऐसा होता है भाई। कामगारों को काम देने की बात करें,
अनुच्छेद 43। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद है। आर्टिकल 45 में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 42 में सुविधा को देने का। आर्टिकल 43 में काम। 50 में आर्टिकल 50 में क्या है भैया? आर्टिकल 50 में विधायिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। ये सब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में इसे रखा गया है। इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी को नीति निर्देशक सिद्धांत को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी नोट कर लीजिए, संविधान में एकमात्र ऐसा भाग है भाग 4 जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। इनमें से कौन सा एक राज्य है? इनमें से कौन सा एक राज्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अभी बताया उस संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जल्दी से उत्तर दीजिए कौन इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सभी लोग आंसर कीजिए। भाई देखो मैं बता दूं आपको कि मद्य निषेध तो है, मद्य निषेध है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 47 कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा। उसी में आ जाता है शराबबंदी, मद्य निषेध। पूछा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को फोकस किया है। ये शराबबंदी किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 47 में आता है। इसी के तहत स्वास्थ्य की सुरक्षा है। शराब पीने से बीमार पड़ते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए मद्य निषेध किया जाता है। तो मद्य निषेध तो आता ही है डीपीएसपी में आर्टिकल 47 में। गौ संरक्षण यानी पालतू पशुओं का संरक्षण, उपयोगी पशुओं का संरक्षण आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 में है गौ संरक्षण। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण ये भी है। आर्टिकल 48A 48A में पर्यावरण का संरक्षण है। 48 अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण है। 48A आप सुने होंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1946 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 39A 43A 48A 51A ये सब जोड़ा गया। किसमें? ये सब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पर्यावरण संरक्षण को स्पेशली अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 में पालतू पशुओं की सुरक्षा, मद्य निषेध आर्टिकल 47 में, और आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45। इसका मतलब है चारों के चारों शामिल हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई। ये सभी शामिल। पूछा कौन शामिल नहीं है? कोई ऐसा जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी के सभी शामिल हैं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए बिल्कुल दारू पीना बिल्कुल मना है, हेल्थ पर असर पड़ता है उससे। नेक्स्ट आते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम है, कौन सा एक कानून है जिसमें भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? फेडरल सिस्टम, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत में एक फेडरल सिस्टम की शुरुआत इनमें से कौन से आर्टिकल, कौन से अधिनियम, कौन से कानून के तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 या इसी को बोलते हैं मार्लेमेंटो रिफॉर्म। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसके तहत भारत में संघीय शासन की नींव रखी गई? सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो तैयार किया गया था दो आधार पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को साइमन कमीशन का रिपोर्ट
और गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल मीटिंग में जो निष्कर्ष निकला, राउंड टेबल मीटिंग और गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। इसके तहत प्रांतों से, राज्यों से, प्रांत मतलब राज्य, प्रांतों से द्वैत शासन हटाया गया, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन को लगा दिया गया। इसके तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और भारत को फेडरल सिस्टम देने की बात इसी अधिनियम में किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम जानते हैं। इसके तहत राज्यों में, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। इसके अलावा भारत के जो संसद था उसे द्विसदनीय, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय विधायिका बनाया गया। इसके तहत स्पीकर का पद बनाया गया, लोक लेखा समिति बनाई गई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद आया, प्राकलन समिति बनाई गई। क्लियर है। इसके अलावा भारत शासन सरकार अधिनियम 1909, इसी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन दिया गया, प्लस बजट पर भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिली। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस अब इरेज कर सकते थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन अब रेज कर सकते थे, उठा सकते थे। कौन? भारतीयों को कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज करने का, उठाने का अधिकार मिला 1909 के तहत और आजादी मिली भारत को इस अधिनियम के तहत। चलते आगे। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष आया? बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? छूट गया 18 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। 18, अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं चर्चा। 18 नंबर छूट गया था क्वेश्चन शायद, इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। पहले इसको कर लीजिए, आप इस प्रश्न को कर लीजिए, देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1976, बिल्कुल सही उत्तर। 1976 में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम लाया गया था, 1976। इसको याद कर लेना, कई बार पूछा हुआ सवाल है ये। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, क्या है। हाँ, अगर निंदा प्रस्ताव में सरकार हार जाती है, बहुत बेहतरीन सवाल। दो तरह का मोशन आता है, एक आता है अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा आता है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव बताएंगे, पहले बताइए निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो रहा हो, उसमें सरकार हार गई तो क्या होगा? यह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, पूरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रस्ताव को दोबारा लाना पड़ेगा, केवल प्रस्ताव की निंदा होगी। जल्दी बताओ, अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा? प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, सरकार हार जाती है तो क्या होगा? प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, या पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, या प्रस्ताव दोबारा तैयार होगा, या केवल प्रस्ताव की निंदा होगी? जल्दी बताओ भाई। इसका सही उत्तर होगा केवल प्रस्ताव की निंदा होगी। भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आता है ना, उसमें अगर सरकार हार जाती है तब आंसर क्या होगा? तब पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। अविश्वास, चूंकि विश्वास मत हासिल करना होता, सुने होंगे आपकी विश्वास मत सरकार ने हासिल कर लिया है, तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव में नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर सरकार हारती है तो उसे पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन निंदा प्रस्ताव में अगर सरकार हारती है तो केवल उस प्रस्ताव की निंदा होगी। अगर मान लीजिए कि सरकार की कोई योजना है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है, तो उसमें अगर सरकार हारती है तो केवल उस प्रस्ताव की निंदा होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी योजना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो सरकार अगर हारती है तो उसे पूरे गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। 22 नंबर लोग कर लिए थे, 22 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई? बहुत बेहतरीन सवाल, सब लोग आंसर कीजिए, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी मतलब महिलाओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश, भिक्षुणी संघ में, बौद्ध धर्म के भिक्षुणी संघ का निर्माण, स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध बुद्ध ने कहा किया? श्रावस्ती, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर। जल्दी से बताइए, राजगीर, कुशीनगर, कहां पर? सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। श्रावस्ती, वैशाली, राजगीर, कुशीनगर। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ को मान्यता मिला किसमें? जल्दी से उत्तर दीजिए।
बी इज द राइट आंसर। वैशाली में आम्रपाली, आपने नाम सुना होगा, आम्रपाली वैशाली की नगर वधु। महात्मा बुद्ध ने पहली बार भिक्षुणियों को एक संघ बनाया, भिक्षुणी संघ, भिक्षु संघ तो था ही, भिक्षुणी संघ बनाया गया। और उस आम्रपाली को बुद्ध ने पूरे भिक्षुणी संघ का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, पूरे भिक्षुणी संघ का अध्यक्ष। जब गए बुद्ध वहां अपनी लेक्चर देने, अपनी भाषण को देने, तो दूर खड़ी आम्रपाली डर रही थी महात्मा बुद्ध के पास जाने से कि किस मुंह से जाऊं मैं वैशाली की नगर वधु हूं, किस मुंह से मैं वहां जाऊं। तो अंत में बुद्ध के पास एक व्यक्ति उसको मिलाते हैं और बाद में बुद्ध उससे प्रभावित होते हैं और आम्रपाली को क्या करते हैं भाई, भिक्षुणी संघ का अध्यक्ष बना देते हैं। भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला आम्रपाली। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। श्रावस्ती, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, ये क्वेश्चन आ जाए तो श्रावस्ती। पहला उपदेश कहां दिया तो सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया तो श्रावस्ती। श्रावस्ती में उत्तरी श्रावस्ती की राजधानी, उत्तरी श्रावस्ती की जो राजधानी थी, सॉरी श्रावस्ती तो एक जगह का नाम है, कौशल था इसका राज्य का नाम था कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने कहा दिए, श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां दिए, सारनाथ में। और बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए थे, नोट कर लीजिएगा। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम, बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, उनको वैशाली में ही मिले थे। अब बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, उन्हें राजगृह में मिले थे। कुशीनगर में बुद्ध की डेथ हुआ। मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। यहीं पर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के लिए वहां पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है महापरिनिर्वाण मंदिर। कुशीनगर में अंगुलीमाल का गुफा है, अंगुलीमाल का गुफा, और यहीं पर महात्मा बुद्ध का मरने के स्थान पर महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का किसके सिक्के पर चित्र मिलता है? कौन ऐसा राजा था जिसके सिक्के पर बुद्ध के चित्र मिलता है? कनिष्क, भीम, हर्षवर्धन, बुद्धगुप्त। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सभी लोग जुड़िए, जितने लोग हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। युद्ध, बुद्ध का किसके सिक्के पर चित्र मिलता है? तो सही उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का चित्र मिलता है। बुद्ध का फिगर चित्र कहां मिलता है? कनिष्क के सिक्के पर मिलता है। कनिष्क का मैं बता दूं कि पहली बार बुद्ध की मूर्ति भी बनाई गई कनिष्क। कनिष्क ने ही पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनवाई। बुद्ध कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई। बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई कनिष्क के समय कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और जिसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान, हीनयान। बुद्ध को भगवान मानने वाले महायान कहलाए, बुद्ध को एक महान मानव मानने वाले हीनयान कहलाए। तो बुद्ध को भगवान मानने वाले महायान, कनिष्क महायान से जुड़ा हुआ था। इसने बुद्ध की पहली बार मूर्ति बनवाई 82 एडी में, 82 एडी में, 82 एडी में इसने सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति बनवाई। कनिष्क ने मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बुद्ध की मूर्ति बनवाई थी। कनिष्क के समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ढाले गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के समय ही ढाले गए। कनिष्क ने ही नाथुला दर्रा, सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर चीन जाते हुए सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर है? भीम गुजरात का राजा था। हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश का राजा था। इसकी दो राजधानी थी, थानेश्वर और कन्नौज। बुद्धगुप्त अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचना देता है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना देता है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध था, ये कौन सी नदी बताता है? रावी, काबुल, चिनाब एंड सिंधु। कौन सी नदी बताता है
कि हमारा संबंध अफगानियों के साथ भी था, आर्यों का संबंध अफगानियों के साथ भी था। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए, मैं देख रहा हूं आपका आंसर, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। किस नदी के द्वारा पता चलता है कि आर्य अफगानिस्तान में भी गए थे? ये नदी थी काबुल, बिल्कुल सही उत्तर, काबुल। काबुल कुबरा, काबुल नदी को प्राचीन काल में कुबरा बोलते थे। काबुल नदी, कुबरा नदी के कारण ही ऋग्वेद के आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से बताया जाता है। रावी नदी को पुरुषनी नदी कहते थे, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में 10 राजाओं के बीच युद्ध, 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग, ये पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। चिनाव नदी को वैदिक काल में अस्किनी बोलते थे, सिंधु नदी को इंदुस कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे, ब्यास को बिपाशा कहते थे, झेलम को बितिस्ता कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे, गंडक को सदा नीरा कहते थे। ये सभी वैदिक काल की नदियों के अलग अलग नाम थे। वीडियो को रिपीट करके बाद में इन नामों को नोट कर लीजिएगा। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल की स्थापना आर्यों ने किया था। आर्य मध्य एशिया से आए, ये बताया था मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर। आर्य यूरोप से आए, ये बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आर्य तिब्बत से आए, ये बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य साइबेरिया यानी आर्कटिक प्रदेश से आए, ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट आइए, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? श्रावस्ती नगर अभी बताया, वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां के राजा हुआ करता था प्रसेनजीत। सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती नगर जो कौशल की राजधानी थी, प्रसेनजीत वहां का राजा था, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए पाली भाषा में। इसका आकार कैसा था? श्रावस्ती नगर का आकार कैसा था? सभी लोग आंसर कीजिए। बेहतरीन प्रश्न, सेशन का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न। लगातार सेशन को शेयर कीजिए। कल से हम लोग करंट अफेयर की क्लास लाने जा रहे हैं। इसी वक्त, इसी समय हम लोग करंट अफेयर की क्लास, लगातार 1 साल के करंट अफेयर को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। और जब बजट आएगा तो स्पेशल हम बजट सेशन आपके लिए लाएंगे। तो लगातार सेशन से जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। टाइम होगा शाम को 4:30 बजे के आसपास का टाइम। आप लोग के लिए हर एक दिन का सेशन, अलग अलग सेशन लाया जाएगा। बस सेशन के साथ जुड़े रहें। सेशन पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा हर सेशन आपको मिलता रहे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे ग्रुप, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर कर दें। चलो भाई, इसका सही उत्तर होगा अर्धचंद्राकार। सही उत्तर होगा अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट आओ भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैसा आकार था? अर्धचंद्राकार। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि ली, प्रथम गुप्त राजा जिसने परम भागवत की उपाधि ली, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, और ये गुप्त कैलेंडर की शुरुआत किया था, गुप्ता कैलेंडर 319 में। श्रीगुप्त को बोला जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। समुद्रगुप्त को बोलते हैं परांतक या लिच्छवी दौहित्र या भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है सकारी, इसने शकों को पराजित किया था, या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। शकों को पराजित करने वाला गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, और हुनों को पराजित करने वाला गुप्त राजा स्कंदगुप्त। एकदम नोट कर लो, परीक्षा के लिए VBVI है, नोट कर लो भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली। सी इज द राइट आंसर। वैसे समुद्रगुप्त ने भी लिया था, लेकिन वैसे चर्चा करें तो दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ने लिया था परम भागवत की उपाधि, इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी ली और चंद्रगुप्त ने भी ली, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई, इनमें से एक से अधिक, यानी बी और सी दोनों सही होगा। आगे आते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है भाई? गीत गोविंद राधा और कृष्ण विषय पर लिखी गई किताब है। गीत गोविंद किताब राधा और कृष्ण के विषय पर लिखी गई किताब है। गीत गोविंद की रचना किसने की? लक्ष्मण सेन, जयदेव, चंद बरदाई, गोवर्धन आचार्य। किसने किया गीत गोविंद की रचना? सब लोग बेहतर आंसर कर रहे हैं, अंतिम तक आंसर करिए। कल से 4 साढ़े 4 बजे हम लोग करंट अफेयर की सेशन से मिलेंगे आपके साथ। करंट अफेयर के भी लाजवाब बेहतरीन सेशन में लाने जा रहा हूं जल्दी से, तो भाई जल्दी से जुड़ना ना भूलें, अधिकतम लोगों को जोड़िए। गीत गोविंद की रचना किसने की? इसका सही उत्तर होगा जयदेव। गीत गोविंद में किसकी चर्चा है? राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा है। भारत में राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर 3 किताबें लिखी गई, एक गीत गोविंद, दूसरा पदावली और तीसरा सूर सागर। गीत गोविंद
के लेखक जयदेव हैं, पदावली के लेखक विद्यापति है, मैथिल कोकिल विद्यापति, और सूरसागर के लेखक कौन है? तो यह है सूरदास। क्लियर है? ये 3 किताब है राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर। ये जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। सेन वंश के राजा, बंगाल में सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? राजा लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश का राजा था बंगाल में। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और पवन दूत एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है, नोट कर लो, पवन दूत। इसके लेखक धोई, पवन दूत के लेखक धोई और गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में। 2 लेखक, एक पवन दूत के लेखक धोई, धोई कवि, और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। इन्होंने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है भारत का, यानी हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो चंद बरदाई के मित्र थे, राजा थे, उनके बखान में लिखी गई थी। 4 बांस 24 गज अंगुलस्त प्रधान, ताते पे सुल्तान है मच चुकियो चौहान, इसी में है। नेक्स्ट आइए, मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने आता था? मुगल सम्राट औरंगजेब इनमें से क्या बजाता था? सितार, वीणा, पखावज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या बजाता था औरंगजेब? जल्दी से आंसर कीजिए, औरंगजेब क्या बजाता था? सितार, वीणा, पखावज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, सभी लोग जुड़ जाइए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें, और मैक्सिमम चैनल्स पे शेयर कर दें आप इसे, हर ग्रुप में, सारे मित्रों के पास जो तैयारी करते हैं। और बिल्कुल अब सीरियसली हम लोग को लग जाना है। कल से इसी समय से हम लोग लाने जा रहे हैं करंट अफेयर सेशन। करंट अफेयर सेशन को कल से मैं लाने जा रहा हूं, सेशन से लगातार जुड़ जाइए। मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने आता है? सितार, वीणा, पखावज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी से उत्तर दो, इसका सही उत्तर होगा वीणा। वीणा बजाने आता था औरंगजेब को। औरंगजेब बजाता था वीणा, और अकबर बजाता था नगाड़ा। अकबर बजाता था नगाड़ा, औरंगजेब बजाता था वीणा। एक और राजा था गुप्त वंश का, गुप्त वंश का एक राजा था समुद्रगुप्त, वो भी वीणा बजाता था। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त और मुगल वंश के राजा औरंगजेब, ये दोनों वीणा बजाते थे, और मुगल वंश के राजा अकबर नगाड़ा बजाता था। नोट कर लीजिए आप। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर, इसने 1661 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर बनारस और केशव राय मंदिर मथुरा को तोड़ दिया गया था औरंगजेब के आदेश पर। औरंगजेब के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में थे 331, इनकी संख्या 331 थी। हिंदू मनसबदार 331, सबसे ज्यादा औरंगजेब के दरबार में रहते थे। और औरंगजेब ने तुलादान प्रथा, भांग की खेती करना, झरोखा दर्शन, ये सब बंद करवा दिया था औरंगजेब ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी 1665 में। औरंगजेब की तरफ से जयसिंह और शिवाजी दोनों मिलकर पुरंदर की संधि किए थे 1665 में। इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे आते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया? इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। बताइए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्तादारी प्रथा को समाप्त कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इक्तादारी व्यवस्था मैंने बताया था, नगद वेतन के जगह खेत जमीन देना। नगद वेतन के तहत अगर नगद वेतन न देके कर्मचारियों को जमीन देना, इसी को बोलते हैं इक्तादारी व्यवस्था। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला था इल्तुतमिश, और खत्म करने वाला आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसको समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी, इसे सिकंदर सानी के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी। सबसे ज्यादा खालसा भूमि किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रक के नाम से जानते हैं। ये सभी वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित कर दिया था। इसने 4 प्रकार के बाजार बनवाए थे, दासों का बाजार, घोड़ों का बाजार, कपड़ों का बाजार, अनाजों का बाजार। 4 प्रकार के इसने बाजार बनवाए।
जिसके लिए उन्हें उसने एक डिपार्टमेंट बनवाया बाजार के लिए, सहनाए मंडी। सहनाए मंडी नाम से एक बनवाया था बाजारों का नियंत्रण करने का डिपार्टमेंट, सहनाए मंडी। क्लियर है। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक नया टैक्स लगाया गया, जिसका नाम एक नया टैक्स लगाया गया जिसका नाम था दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेख को टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाया था। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा कृषि पर कार्य करने वाला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक दास विभाग बनवाया था, दीवाने बंदगान। एक दान विभाग बनवाया था, दीवाने खैरात। इसने एक खैराती अस्पताल बनवाया था जिसका नाम था दारुल सफा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सरफिरा या रक्त पिपासु बादशाह के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां 1220 में भारत की सीमा तक ईरान के राजा जलालुद्दीन को पीछा करते आया था। इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। टका और जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने चलवाए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो अपने साले जिसका नाम था आराम बख्श, उसकी हत्या करके राजा बना था। ब्रदर इन लॉ जिसका नाम था आराम बख्श, उसी की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। आगे आइए, आबू पर्वत। आबू का जैन मंदिर जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं, किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? इनमें से किस वंश के शासकों ने आबू के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के आबू यानी माउंट आबू, आपने नाम सुना है? माउंट आबू का मतलब, माउंट आबू अरावली पर्वत में एक भाग है। अरावली पर्वत का एक पार्ट है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। माउंट आबू पर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी है। माउंट आबू पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी है। माउंट आबू पर क्या है भैया? प्रजापति ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर भी है। क्लियर है? माउंट आबू पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय भी है। किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। किस वंश के राजाओं ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका निर्माण वस्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल नाम के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। वस्तुपाल और तेजपाल नाम बता दिया, बताओ किस वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया? वस्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वस्तुपाल और तेजपाल ये किस वंश के राजा थे? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के राजा वस्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और माउंट आबू पर क्या बताया? मीठे पानी की नक्की झील है। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है। पहले यहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग भी होती थी, पर अब नहीं होता, अब हैदराबाद में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर पहले था माउंट आबू में, अब हैदराबाद में है। इसके अलावा प्रजापति ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। इसके अलावा दिलवाड़ा जैन मंदिर है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। अगला आइए, नेक्स्ट आइए। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, किसने करवाया? आगरा के लाल किले, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये पूछ रहा है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, शाहजहां। शाहजहां, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। शाहजहां ने किया। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। आगरा के जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा ने निर्मित करवाया। आगरा के जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाया और दिल्ली के जामा मस्जिद ये बनवाया शाहजहां स्वयं। क्लियर है? आगे आते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किस वंश के शासकों ने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जल्दी बताइए। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप,
राणा उदय सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी से बताइए, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, किसने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ? चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, लाइक बटन जरूर दबा दें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर सेशन आपको मिलता रहे। तो कल से हम लोग करंट अफेयर की सेशन प्रारंभ करने वाले हैं। जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सही उत्तर होगा बी, राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम को नहीं देख सका? किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने का समर्थन प्रदान किया, लेकिन उसका परिणाम देखने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? परिणाम देखने से पहले मृत्यु हो गई। समर्थन किया सहयोग आंदोलन का, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। उसी से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही भारतीयों की शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। इसके समय, असहयोग आंदोलन के समय। तो किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया लेकिन परिणाम नहीं देख पाए? ए इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक मर गए थे। इनके मरने के बाद कांग्रेस में एक फंड बनाया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड और नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस का मेंबरशिप लेगा तो उसे 4 आना यानी 25 पैसा देकर कांग्रेस का मेंबर बनना पड़ेगा। और वो 4 आना जिस खजाने में रखा जाता था उसी को बोला गया तिलक स्वराज फंड। ये तिलक के मरने के बाद बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम था गीता रहस्य और दूसरे का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इनके 2 मैगजीन्स भी थे बंगाली, इनके 2 मैगजीन भी थे, केसरी और मराठा। केसरी अंग्रेजी में और केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। इन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। 1893 में 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। सब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी? इनमें से कौन से मूवमेंट के साथ अरुणा असफ अली का संबंध है? इनके पति असफ अली थे रेल मंत्री। अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में असफ अली रेल मंत्री थे। उन्हीं की पत्नी थी अरुणा असफ अली। ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए जल्दी से जुड़िए आप लोग। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे अरुणा असफ अली, प्रभावती देवी, कई महिलाओं का योगदान था। उषा मेहता, अरुणा असफ अली, प्रभावती देवी, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई महिला क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट आते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पास हुआ और 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, नेतृत्व विहीन क्रांति और स्वतः स्फूर्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे आते हैं, अरुण डेल का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जवाब जो देगा वो मेरे नजर में बेहतरीन स्टूडेंट होगा। अब अरुण डेल का संबंध इनमें से किस होम रूल लीग से है? किसके होम रूल लीग से अरुण डेल का संबंध है? अरुण डेल किससे जुड़े हुए थे? एनी बेसेंट के होम रूल लीग से,
या बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग से, कि दोनों से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? किससे जुड़े हुए थे अरुण डेल? अरुण डेल किससे जुड़े हुए थे? जल्दी बताइए, अरुण डेल का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, एनी बेसेंट के लीग से। इसी से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे। एनी बेसेंट के लीग से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और अरुण डेल ये दोनों जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट के लीग से, तिलक वाले लीग से नहीं। इसका आंसर होगा ए। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट के मैगजीन का नाम था न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल। न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में। 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। क्लियर है? एनी बेसेंट ने 1882 में, 1882 में मद्रास के बगल में एक प्लेस है अडयार, मद्रास के पास अडयार में 1882 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किया। नेक्स्ट आते हैं, हमसे कोई नहीं, थोड़ा सा गलत टाइप है यहां पर। किसने कहा था, यहां इसको हटा दो, किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार है? इसमें से किस व्यक्ति ने कहा? इनमें से कोई, इसमें हटा, इसको हटा दीजिए केवल, ये पॉइंट नहीं है, ये गलत पॉइंट है, यहां से यहां तक टाइप गलत है। यहां से बताइए किसने कहा था, इनमें से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाना, उनको बर्बाद करना ही उनके साथ बेहतर व्यवहार है? उनके साथ बेहतर व्यवहार है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं को जलाना ही उनके साथ बेहतर व्यवहार है? सही उत्तर होगा बी, बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी वस्तुओं को जलाना उनके साथ अच्छा व्यवहार है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने उल्टा बोला था, उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं को जलाना एकमात्र बर्बादी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। विदेशी वस्तुओं को जलाना ठीक नहीं है, अगर विरोध करना है तो कुछ और कीजिए, जला क्यों रहे किसी वस्तु को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी वस्तुओं को जलाना ठीक नहीं है, ये बर्बादी है। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा कि बहुत अच्छा व्यवहार है। ये महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह दिया। क्लियर है? चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनको देश बंधु के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया था, और ये कांग्रेस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी थे। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, भारत के चौथे सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और इन्होंने किताब लिखी इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के हमले के समय कहां थे? महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, उस समय महात्मा गांधी कहां थे? किस जेल में थे, ये पूछ रहा है। महात्मा गांधी घरसना नामक गोदाम पर जब अटैक हुआ था, उस समय किस जेल में थे? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। घरसना नामक गोदाम पर जब हमला हुआ था, उस समय महात्मा गांधी किस जेल में थे? सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। सही उत्तर होगा ए, यरबदा जेल, सॉरी आगा खा जेल, आगा खा पैलेस, आगा खा जेल में थे उस समय वो, जब घरसना पर नामक गोदाम पर हमला हुआ था। सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था? इनमें से किस समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया? मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। किस समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया? शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, बिल्कुल सी ही मैंने कहा, सी आंसर होगा आगा खा पैलेस। सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया? इसमें क्या था? जो हिंदू, मुसलमान या सिख या ईसाई बन गए हैं, उनको मौका दिया गया कि यदि आप चाहते हैं कि फिर से हिंदू बन जाएं, तो आपको गंगा जल छिड़क कर आपको हिंदू बनाया जाएगा। सीमित समय के लिए मौका है। यदि चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैंने धर्म परिवर्तन करके ठीक नहीं किया, दोबारा हिंदू आप बन सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस है। गंगा जल छिड़क के आपको हिंदू बनाया जाएगा, इसी को बोलते हैं शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया? तो सही उत्तर होगा आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। इसी समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था।
दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलाशंकर था। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इनको ज्ञान मथुरा में प्राप्त हुआ था। इन्होंने इन्होंने 1862 में आगरा में अखंड खंडनी पताका लहराया था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी और इसी में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था, 1867 में किया था। इन सबको नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है सेशन, घबराना नहीं है, सेशन से लगातार जुड़े रहिए। स्थानीय स्वशासन चोल वंश ने प्रारंभ किया था, लेकिन उसे आधुनिक रूप किसने दिया? स्थानीय स्वशासन चोलों ने शुरू किया था। चोल वंश ने पहली बार पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन आ जाए, चोल जाने जाते हैं किसके लिए? चोल जाने जाते हैं अपनी नौसैनिक के लिए, अपनी पावरफुल नेवी, ग्राम पंचायत और मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं चोल। लेकिन चोल ग्राम पंचायत दिए, लेकिन उसको आधुनिक रूप किसने दिया? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। ग्राम पंचायत को लाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन भी कहते हैं। इसने इल्बर्ट बिल लाया था। इसके समय में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया। इसके समय में वार्ना कूलर पेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके समय में सिविल सर्विसेज की एज को दोबारा 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसके समय में पहला श्रम कानून आया, पहला लेबर लॉ आया। क्लियर है? तो ये सब किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। बेहतरीन सारे काम हुए लॉर्ड रिपन के समय। इसका कार्यकाल था 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। मध्यकाल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन उसे आधुनिक काल में किसने बनाया? पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना मध्यकाल में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पीडब्ल्यूडी की स्थापना मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन आधुनिक काल में उसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसने किया था आधुनिक काल में? लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना मध्यकाल में, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, नोट कर लीजिए। और आधुनिक काल में किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ए, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक काल में क्या शुरू किया? क्या शुरू किया भाई? लोक निर्माण विभाग। ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाया। ये वही डलहौजी है जिसने अपनी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल शिमला को बनाया। इसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। इसने विद्युत विभाग की स्थापना की। इसने पहली बार डाक टिकट जारी किया। इसने पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की। इसने पहली बार रेलवे की शुरुआत की। रेलवे की शुरुआत ठाणे से बंबई के बीच किया। इसने पंजाब में बारी दुआब नहर पर काम शुरू करवाया। इसने इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। ये सारी बातें किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुआ था। लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा किया हूं। लॉर्ड कर्जन, सबसे अधिक रेलवे लाइन किसके समय बिछाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन ने किताब लिखी थी जिसका नाम था, कर्जन के पुस्तक का नाम था, कर्जन के बुक का नाम था पूर्व की समस्याएं। जंगली गद्धों, अगला प्रश्न है, जंगली गद्धों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जंगली गद्धों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? गिर अभयारण्य, कच्छ अभयारण्य, कंचनजंगा अभयारण्य, अगस्ता मलाई अभयारण्य। कौन सा ऐसा सेंचुरी है जो फेमस है जंगली गद्धों के लिए? जंगली गद्धों के लिए फेमस सेंचुरी कौन है? जंगली गद्धों के लिए, हाँ थोड़ा स्लो बोलेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग वीडियो को, ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा जहां जहां आपको लगता है नोट करना है, स्पीड को कम करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बातें मैं करा पाऊंगा। तो इतनी ज्यादा बात डलहौजी के बारे में लगातार मैं बोल गया, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके, धीमा करके, बाद में भी सुन करके नोट करना है। नोट्स बनाना है, पूरे सेशन का नोट्स बनाना है। 15 सेशन है, 15 सेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। जंगली गद्धों का अभयारण्य कहाँ है? कच्छ अभयारण्य, कच्छ अभयारण्य। ये जंगली गद्धों के अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, गुजरात का कच्छ अभयारण्य। नोट कर लीजिए, कच्छ अभयारण्य आंसर होगा। गिर अभयारण्य एशियाई शेर के लिए भारत में एकमात्र ऐसा अभयारण्य है। गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में गिर अभयारण्य है जो एशियाई लायन, एशियन लायन के लिए प्रसिद्ध है।
कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु की सीमा पर, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, कच्छ गुजरात के उत्तरी हिस्से में और गिर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में काठियावाड़ में है, जो एशियन लायन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 45 के बाद करंट अफेयर है, 45 के बाद से करंट अफेयर है। बहुत बेहतरीन करंट अफेयर आज के लिए भी मैं लाया हूं, ध्यान से पढ़ जमे रहिए। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है ये पूछ रहा है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अगर ज्यादा जनसंख्या वाला पूछता तो हिमाचल प्रदेश होता आंसर, लेकिन पूछ रहा है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या इनमें से कहां, इनमें से कहां सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या इनमें से कहां होगा? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन, और संख्या के हिसाब से यूपी में। पूछा है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा, इनमें से पूछ रहा है, इन चारों में से, तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को कब घोषित किया गया? गंगा को भाई सबसे अधिक प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे कम पूछा था मैंने। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को किस वर्ष नामित किया गया? गंगा किस वर्ष बनी भारत की राष्ट्रीय नदी? गंगा किस वर्ष बनी भारत की राष्ट्रीय नदी? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा अनाउंसेज है, गंगा अनाउंस एज ए नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इट इज 2008, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, और इसी वर्ष गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया। डॉल्फिन को, गंगा नदी की डॉल्फिन को, डॉल्फिन के प्रजनन का केंद्र भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, नोट कर लीजिएगा, बिहार स्पेशल में काम आएगा। विश्व के, अगला प्रश्न है, विश्व के प्रधान मध्याह्न देशांतर यानी जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे भारत के समय के बीच कितना अंतर है? विश्व के प्रधान मध्याह्न देशांतर से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के समय में कितना अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के समय में कितना अंतर है? कितना अंतर है? जल्दी उत्तर दीजिए। 6.5 घंटे, 5.5 घंटे, 8.5 घंटे, 4.5 घंटे। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत के समय में, भारत के टाइम में कितना अंतर है? इसका सही उत्तर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। 5.5 घंटा प्लस, लिख लो प्लस 5.5 घंटा। वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा आपको, दो ऑप्शन दे देगा, -5.5 प्लस 5.5, तो आंसर क्या होगा? प्लस 5.5। ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय 5.5 घंटा प्लस है, आगे है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भारत में रिफ्ट वैली से बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी रिवर जो है वो भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र? चलिए लास्ट प्रश्न है, इसके बाद करंट अफेयर का सवाल है। इसके बाद करंट अफेयर है 5, उत्तर दीजिएगा करंट अफेयर का भी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, लिख लो। भ्रंश घाटी से यानी रिफ्ट वैली से इंडिया में 3 नदी बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी से बहती है, नोट कर लीजिए। और एक होता है रैम्प वैली, ये तो रिफ्ट वैली है ना। रैम्प वैली से भारत की कौन सी नदी बहती है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाए रैम्प वैली, RAMP, रैम्प वैली से कौन बहती है? तो ब्रह्मपुत्र। और रिफ्ट वैली से कौन बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का सेशन हम लोग देखते हैं अब 45 के बाद 46। यूनेस्को ने, देखिए करंट अफेयर है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर कीजिए। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्नलिखित में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? भारतीय धरोहरों का विवरण, भारत में जो धरोहर हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया का बोधि मंदिर, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, ये सब भारत के राष्ट्रीय धरोहर हैं। ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया लिस्ट होता है, यूनेस्को का जो हेरिटेज प्लेस है उसकी लिस्ट है। तो भारत के जितने भी हेरिटेज प्लेस है उसको हिंदी में छापने के लिए सहमति दे दी है, हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी भाषा, हिंदी में इसकी अनुमति दी गई है, इसका सही उत्तर होगा हिंदी। बताइए हिंदी। दूसरे
दुनिया के संस्था हिंदी को इतना तवज्जो दे रहे हैं। अब भारत के जो नेता हैं उनको लगता है कि अंग्रेजी में सब कुछ होने वाला है। चलिए आगे आते हैं। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2 वर्ष के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है? टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा? किसके साथ हुआ है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इसका सही उत्तर होगा। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2 वर्ष का करार टाटा ग्रुप के साथ हुआ है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यूएनओ ने भारत के अगले वर्ष आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? जल्दी उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है यूएनओ ने चालू वित्त वर्ष में? तो सही उत्तर होगा 6.5%। 6.5% यूएनओ ने अनुमान लगाया है कि भारत का ग्रोथ रेट रहेगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए? दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज, ध्यान रखिएगा, बल्लेबाज तो बहुत हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं जो साउथ अफ्रीका के टेस्ट में सेंचुरी लगाए हैं? दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, किसने लगाया है? जल्दी बताइए, किसने किसने? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या? जल्दी से उत्तर दो। दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, कौन होगा आंसर? इसका सी आंसर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने शतक लगाया है। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, इस सेशन का लास्ट प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत लगाया है? भारत के आर्थिक वृद्धि दर, विश्व बैंक, अभी इस बार मैंने पूछा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने भारत का वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है चालू वित्त वर्ष में? चालू वित्त वर्ष में बताइए, अनुमान लगाया है चालू वित्त वर्ष में भारत का वृद्धि दर कितना रहेगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। कैसा लगा सेशन? कमेंट में जरूर बताइएगा। 8.3%, इसका सही उत्तर होगा 8.3%। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन? एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 1 सेकेंड का समय लगेगा, बता दीजिए कैसा लगा सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर लिख दीजिए। अब प्लस में आप सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कल से करंट अफेयर की सेशन के साथ इसी समय, कल से 27 जनवरी से हम लोग मिलते हैं इसी समय इसी वक्त करंट अफेयर के सेशन के साथ, ताकि 1 साल का करंट हम लोग आप लोग का कवर करवा सके। तो लगातार जुड़े रहें, बने रहें। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बता दें, जरूर बता दीजिए कैसा लगा आपको सेशन। समझ में आया, मजा आया तो बताइए यस, हाँ सर मजा आया, अच्छा लगा। इसी तरह से एनर्जी के साथ आप भी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बस इसके अलावा और कोई चारा, कोई विकल्प भी नहीं है। बस पढ़िए मन लगा के, और इस बार मिशन एसडीएम और डीएसपी जो मेरा सपना है आपके लिए, वो पूरा करके दिखाइए। ये सब आपके वजह से होगा, आप मेहनत करेंगे तभी होगा, हमारे चाहने से केवल नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं। मिलते हैं कल करंट अफेयर के सेशन के साथ। जुड़ना न भूलिएगा और लोगों को जोड़ भी लीजिए, मैक्सिमम लोगों को सेशन शेयर भी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।